हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसको हमने जब बिहार में एसआईआर हुआ था तब न्यूज़ में देखा था और अब यह ऑल इंडिया में एसआईआर करा रहा है तो तब देखा था। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक निकाय है जो कि परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस बॉडी है, जिसका बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुरू करने के लिए सबसे पहले हम इसके बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इसकी टर्म क्या होती है और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन नियुक्त हो सकता है, अदर इलेक्शन कमीशंस क्या होता है, हिस्टोरिकल टाइमलाइंस देखेंगे और इसमें कंपोजिशन चेक करेंगे इसकी क्या क्या होती है। ये सब डिटेल्स हम इस लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ओके, ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ईसीआई की। ईसीआई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको आर्टिकल 324 के तहत बनाया गया है। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 324 के तहत इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी केवल वही बॉडीज होती है जिनका उल्लेख डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान में दिया गया है। ओके, नाउ पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी। अब गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ये लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण निकाय है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। गार्डियन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पीपल्स चूज द लीडर्स, राइट, इन a डेमोक्रेसी। तो बेसिकली इट establishes a system in which ordinary citizens can choose their representations through the fair and just elections. ओके, इस प्रकार ये गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी की रक्षा करता है। एंड थर्ड टॉपिक, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। एस्टेब्लिश्ड 25 जनवरी 1950। और हमारा संविधान कब लागू हुआ था? फाइनली 26 जनवरी 1950 को पूरा। तो उससे एक दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण कर दिया गया था और यह अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, और जो हमारा चौथा पॉइंट रहेगा, बेसिकली तीन चीज हमें अभी तक पढ़ी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक निकाय है। थर्ड, इट इज अ गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी, ये भारत की लोकतंत्र को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बेसिकली गार्जियंस ऑफ ए डेमोक्रेसी। ठीक है, थर्ड, इसका निर्माण 25 जनवरी 1950 को किया गया था। सिर्फ तीन ही चीज़ें पढ़ी हैं अपन ने, अपनी तीन चीज़ों को याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकती है, यूपीएससी में भी आती है और अदर आरपीएससी एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अदर थिंग्स। एक मिनट,
जो इसके विजन और मिशन है इसके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहला है ये है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड थर्ड ethical participations। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या है? सारे जितने भी इलेक्शन होते हैं, वेदर इट इज पार्लियामेंटेरियन इलेक्शंस और वेदर इट इज लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, all the elections must be conducted by the election commission of India with due diligence, like there must not be any kind of rigging in the booth, and there must not be any kind of fraud in the election commission of India. But there is an allegations on the election commission of India, right? If we take some examples of recently seen in the news by Rahul Gandhi, which is Kerala constituency, which is an example of there is a rigging, and some accusations can be made by the opposition parties on the election commission of India. So basically the work and the motto and vision of the election commission of India is the fair and free elections must be contested and must be conducted by the election commission of India. So everyone must have faith in the election commission of India. If election commission of India is doing this process or is conducting this election, it must be free and fair. Like in ordinary citizens, there must be a sense of trust on election commission of India that there is a safe and secure, free and fair process is established by the election commission of India. And after that we will discuss about the composition of the election commission of India. So composition, like कंपोजिशन मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन कौन क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देखने से पहले फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक तो होता है सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको दो इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं टू इलेक्शन कमीशन। अगर हम देखें तो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर 3 मेंबर्स हैं, तो ये कौन सी बॉडी हो जाएगी? मल्टी मेंबर बॉडी, मल्टी member body. If there is a questions like is the constitution of is the election commission of India is a multi-member body? Yes, election commission of India एक multi-member body है। भारत का चुनाव आयोग एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है। सीईसी 1 होगा एंड 2EC 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में और जो इन दोनों की पावर होगी इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर एंड 2EC, जितनी पावर ईसी को दी जाएगी उतनी ही पावर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास होगी। मतलब इलेक्शन कमिश्नर और सीईसी दोनों के पास इक्वल पावर्स रहेंगी, किसी के पास भी कोई भी ज़्यादा पावर नहीं रहेंगी। इलेक्शन कमिश्नर्स पावर इज इक्वल टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स पावर, no differences in their powers, okay। And whatever decisions is made by the election commission of India with regard to any disputes, there must be voting system and by the majority. Like if one election commissioner is ready with the SIR and one election commissioner is not ready with the SIR, then must be a casting vote by the chief election commissioner of India, like 2:1. If two election commissioner, like one election commissioner and one chief election commissioner is ready for SIR to all over India, then it must be implemented. And if there two election commissioners is not ready and one only chief election commissioner is ready for any initiative to implement in India,
then it will be not implemented. So basically, to do any initiative by the Election Commission of India, the ratio 2:1 ratio is required. ओके मतलब कि कोई भी काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया गया है या किया गया है या किया जाने वाला है, तो उसका डिसीजन मेजोरिटी के हिसाब से ही होगा। वो जो बेसिकली सिंपल मेजोरिटी होगी, 3 ही मेंबर है, 3 मेंबर से 2 मेंबर रेडी होना चाहिए, चाहे 2 इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर एक इलेक्शन कमिश्नर या फिर एक सीईसी हो, ठीक है। अब जो इलेक्शन कमीशन की जो अथॉरिटी है, बेसिकली इसका काम करना क्या होता है, इसकी अथॉरिटी है अथॉरिटी जो इसको दी गई है वो है सुपरिंटेंडेंस एंड सेकेंड टर्म। इन वर्डों को सिर्फ ऐसे कैसे याद करना, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल of the election. This is the authority of the Election Commission of India which is provided by the Constitution of India. Okay. और सेकेंड चीज होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खुद का स्टाफ होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई स्टाफ नहीं होता। पहली बात तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट टू प्रेसिडेंट एंड टू गवर्नर for the staff whenever is required. Okay. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी है तो हमको पता है, लेकिन कब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी है, इसकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन हम देखते हैं। हिस्टोरिकल टाइमलाइन मतलब कि पहली बार इसको मल्टी मेंबर बॉडी कब बनाया गया था और फिर वापस सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया था। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था। सबसे पहले 1950 से बात करते हैं। 1950 से लेकर 1989 तक ये केवल सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब केवल एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स इसके अंदर नहीं होते थे। शुरुआत में केवल एक ही इलेक्शन कमिश्नर था, मतलब कि ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, ना कि मल्टी मेंबर बॉडी। फिर जब अक्टूबर 1989 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और जो वोटर्स है उसकी मिनिमम एज 18 ईयर्स मतलब 18 वर्ष कर दिया गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, उस टाइम पे इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया था। तो ये उस टाइम पे 3 मेंबर बॉडी हो गई थी, लेकिन ज़्यादा दिन तक चली नहीं थी। उसके बाद इसको वापस सिंगल मेंबर बॉडी बनाया गया था। अक्टूबर 1918 में इसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया था। फिर वापस जनवरी 1990 में सिंगल मेंबर बॉडी इसको बना दिया गया था। कौन सी बॉडी बना दिया गया था? सिंगल मेंबर बॉडी, ठीक है। और फिर पुनः दोबारा से इसको अक्टूबर 1993 से 3 मेंबर बॉडी मतलब कि मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, जो कि अब तक चली आ रही है, प्रेजेंट डे तक है, आज तक भी है, मल्टी मेंबर बॉडी है। ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, एंड परमानेंट, एंड इट इज ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल परमानेंट बॉडी, ठीक है। एंड सेकेंड एस्टेब्लिश्ड बाय 25 जनवरी 1950 एंड विच आर्टिकल 324। ओके। एंड इफ क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खुद का स्टाफ है? नहीं। अपॉन रिक्वेस्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर और प्रेसिडेंट ही इनको स्टाफ प्रोवाइड करते हैं जब इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड, इज इट अ सिंगल मेंबर बॉडी और मल्टी मेंबर बॉडी? इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, है एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है। मेन चीज यही है और इसके बाद में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर 2023 तक
2023 तक जो CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनका अपॉइंट केंद्र सरकार करती थी, अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार करती थी, ठीक है। बट इन 2013 में क्या हुआ, 2023 में सॉरी, अनूप बर्णवाल नाम के व्यक्ति थे भाई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया है तो इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, मतलब कि सरकार के नियंत्रण से बाहर होना चाहिए, सरकार के आदेश के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी एक पार्टी के पक्ष में बायस हो सकता है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में अनूप बर्णवाल ने पिटीशन फाइल की। तो 2023 सुप्रीम कोर्ट का केस, अनूप बर्णवाल ने वर्डिक्ट दिया, जजमेंट किसके लिए जजमेंट दिया था कि तुम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह से नियुक्त किया जाएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था उसके अंदर उन्होंने एक अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन किया था। क्या किया था? अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन, अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है, जिसके अंदर कौन होएगा? कौन कौन होएगा? एक तो होएगा CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड एक होएगा LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, एंड PM। और ये अपॉइंटमेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्यों बनाई गई थी? ताकि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को खत्म किया जा सके, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल को पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के द्वारा, लेकिन ये तब तक ही वैलिडिटी रहती है जब तक कि सरकार पार्लियामेंट के थ्रू CEC और अदर 2 ECs के अपॉइंटमेंट के लिए एक्ट नहीं लेके आती। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है 2023 में ही, गवर्नमेंट क्या करती है 2023 के अंदर एक एक्ट लेके आती है जिसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट, अपॉइंटमेंट एक्ट 2023। और आज इसी एक्ट के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, 2 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस एक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम, इस एक्ट के अंदर क्या क्या है, किस चीज़ के बारे में इस एक्ट के तहत चीज़ें दी गई है और किस चीज़ के बारे में नहीं दी गई है, ओके। तो सबसे पहले इसके बारे में डिटेल्स करने के लिए इसको पहले हम बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे कि टर्म क्या है और फिर किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाता है इन सब के बारे में, लेकिन फिर बाद में सेक्शन वाइज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको 2 चीज़ें समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ किस एक्ट में लिखी गई है और कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है। क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल देता हूँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर ECs by warrant his hand and seal. It is written in the constitution. फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। एंड सेकेंड स्टेटमेंट द Constitution of India, according to the Constitution of India, there must be chief election commissioners and 2 other election commissioners in the election commission of India. So which of the statement is are correct regarding these statements? First, when we consider these 2 statements, first statement is President appoints chief election commissioner under warrant his hand and seal. This is written in the constitution. It is not written in the constitution. It is written in the chief election commissioners and other 2 election commissioners appointment acts section 4.
So it is not written in the constitution. And second statement, the mention to election commissioners, there is no mention in the Indian constitution to election commissioners. There is only mention election commissioners. So basically that is also incorrect. So the correct answer of this question would be neither one or neither two, D. Okay, so to get this kind of clarity for the prelims examinations, we have to read the content systematically of the election commission of India. Okay, तो बेसिकली पहले किस तरह से काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट बाय दिस एक्ट, वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में सेक्शन वाइज चीज़ों को देखेंगे, ताकि कौन सी चीज़ एक्ट में लिखी हुई है ये तो हमें कम से कम पता चले, और कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है ये चीज़ हमको पता चले। ठीक है, तो जो हमारा ये एक्ट है ये कहता है कि किसी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए सबसे पहले तो हमें सर्च करना पड़ेगा कि किन किन लोगों को हम इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बनाई जाएगी सर्च कमेटी, बनाई जाएगी। उसके लिए होगी सर्च कमेटी। अब सर्च कमेटी तो बना दी, लेकिन सर्च कमेटी में कौन कौन लोग मेंबर होंगे ये भी इसी एक्ट के अंदर दिया गया है। एक्ट का सेक्शन है 6, ये सेक्शन 6 के अंदर दिया गया है। देख, यूपीएससी सेक्शन 6 ऐसे पूछे ही नहीं, बट ये पूछ तो सकती है नहीं, इज इट मेंशन सच कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। तो सेक्शन 6 पीछे पढ़ लेने से क्या होगा, बाकी अगर एग्जाम की आप तैयारी करते हो आरपीएससी वगैरह की, तो उसमें तो पूछ ही सकता है। तो सर्च कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, सबसे पहले हेड किसके द्वारा की जाएगी है, लॉ मिनिस्टर। किसके द्वारा, लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाएगी। एंड 2 इसमें होंगे सेक्रेटरी, 2 अदर सेक्रेटरीज। लॉ मिनिस्टर प्लस 2 अदर सेक्रेटरीज मिलकर 5 लोगों की एक लिस्ट बनाएंगे। ये तीनों लोग प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ 5 पीपल। मतलब कुछ मिला के पांच लोगों की लिस्ट तैयार करेंगे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईसी और ईसी बनने के दावेदार हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 5 ही लोगों के कैंडिडेट्स को देखा जाएगा इसमें, ओनली 5। दिस फैक्ट मस्ट बी रिमेंबर्ड। ओके, एंड सर्च कमेटी होगी। अब 5 लोगों में से कौन सी ईसी बनेगा, इसके लिए एक और बनाई गई है सिलेक्शन कमेटी, जो कि सेक्शन 7 में है। सर्च कमेटी के बाद में हम देखते हैं सिलेक्शन कमेटी कि 5 लोगों में से किसको सिलेक्ट किया जाए। सिलेक्शन कमेटी, अब सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी अदर लोगों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। जो सर्च कमेटी था, सर्च कमेटी के अंदर लॉ मिनिस्टर था, और सिलेक्शन कमेटी के अंदर लॉ मिनिस्टर को हटा के यूनियन कैबिनेट रख दिया गया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट है पीएम ऑफ इंडिया, और दूसरा एलओपी, और तीसरा यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय दी पीएम। सर्च कमेटी में कौन कौन होएगा, सर्च कमेटी में लॉ मिनिस्टर प्लस 2 अदर सेक्रेटरीज, तीनों लोग मिलके 5 कैंडिडेट्स की लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। एंड उसके बाद में सिलेक्शन कमेटी का काम रहेगा। सिलेक्शन कमेटी के अंदर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एंड सेकंड लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, एंड थर्ड एलओपी ऑफ लोकसभा होगा, ना कि राज्यसभा, ये भी याद रखना।
and third, union cabinet minister which will be nominated by the prime minister of India. Okay. अब हमने सर्च कमेटी देख ली, लोगों को सर्च भी कर लिया for the CEC, and we have also appointed a selection committee whose work must be select peoples from 5 list prepared by the search committee. And now third, eligibility of the peoples who are candidate of the CEC and other ECs which is selected by the search committee. Okay. Eligibility for the chief election commissioners and the other election commissioners of India is not mentioned in the constitution nowhere. First statement. And second, eligibility is mentioned only in the CEC and other two ECs Appointment Act 2023, but not specifically. It just said that rank equivalent to the, उसकी रैंक किसके समतुल्य होनी चाहिए? सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली इसका कहने का मतलब है कोई सीईसी बनेगा या ईसी बनेगा तो वो डेफिनेटली आईएएस ऑफिसर ही होगा, क्योंकि अगर कोई सेक्रेटरी है तो वो डेफिनेटली आईएएस ही होता है। आईएएस ही उस रैंक तक पहुंच पाता है और अदर ऑफिसर्स तो पहुंच नहीं पाते होंगे। तो बेसिकली और आज तक जितने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईसी और ईसीस बनाए गए हैं वो ऑलमोस्ट आईएएस ही हैं। तो उसकी रैंक क्या होनी चाहिए? इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। और दूसरे किसकी बात करता है? एक्सपीरियंस की। तो इलेक्शन मैनेजमेंट के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, इलेक्शन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईसी एंड टू ईसीज के एलिजिबिलिटी के बारे में सिर्फ ये दो ही चीज बताता है कि उसकी रैंक सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होनी चाहिए एंड सेकंड जो है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्शन मैनेजमेंट का। अगर उसके पास इलेक्शन मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है और उसकी रैंक सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट नहीं है तो उसे सीईसी या अदर ईसीज नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। और ये एक्ट के अंदर ही लिखी गई है, एक्ट के सेक्शन 5 के अंदर, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। मैं फिर से कह रहा हूं, कौन से एक्ट के अंदर लिखी गई है? सेक्शन 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, सॉरी सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। ओके। आज के इस लेक्चर में यहाँ तक ठीक है, और दूसरे लेक्चर में यहाँ से आगे की बात करने वाले हैं हम। तो आप इस YouTube चैनल के साथ बनी रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की वीडियो पाने के लिए, ताकि आपकी खुद की एग्ज़ाम क्रैक हो सके। और मैं खुद भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो अच्छे से एक ही बना के लाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से फ़ायदा हो सके। ओके, गुड बाय। बेसिकली 2-3 चीज़ और क्लियर करने की थी, लेकिन क्या करें, पार्ट 2 में देख लेंगे या भी कंप्लीट करें, क्योंकि जो मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग है वो 29 मिनट है और वो ख़त्म होने वाली है। तो ये बंद हो जाएगा तो फिर बेसिकली एलिजिबिलिटी होगी टर्म एंड सैलरी और रिमूवल पढ़ना हमको।